प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश यादव, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, शिक्षा विभाग हरियाणा, आज के इस प्रसारण में उप विषय निर्धनता एक चुनौती के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शहरी व ग्रामीण स्तरीय निर्धनता, सापेक्ष व निरपेक्ष निर्धनता में अंतर, निर्धनता रेखा की धारणा, निर्धनता के कारण व निवारण। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस व्याख्यान के उपरांत आप शहरी व ग्रामीण स्तरीय निर्धनता, सापेक्ष व निरपेक्ष निर्धनता में अंतर, निर्धनता रेखा की धारणा, निर्धनता के कारण व निवारण, इन सभी बिंदुओं से पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले श्रमिक भी। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, यानी कि भारत में लगभग 26 करोड़ लोग निर्धनता में जी रहे हैं। भारत में निर्धनता की समस्या बहुत ही गंभीर है, जो मानवीय जीवन को दुखों से भर देती है। निर्धनता से ग्रस्त व्यक्ति सदैव बेचैन रहता है और हर कदम पर मुसीबतों का सामना करने से कतराता है। किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए निर्धनता से निजात पाना अनिवार्य होगा, क्योंकि किसी भी समाज व राष्ट्र की निर्धनता का होना उस समाज व राष्ट्र की खुशहाली के लिए खतरा है। कहने को तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत के पिछड़ने का मूल कारण इसकी निर्धनता है। आखिर निर्धनता का वास्तविक अर्थ क्या है? किन को हम निर्धन कहेंगे? आज इस व्याख्यान में हम निर्धनता से संबंधित पहले बताए गए सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। निर्धनता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता। गांव या शहर की यदि हम बात करें तो गांव व शहर में निर्धनता का स्तर भिन्न होता है, क्योंकि ग्रामीण व शहरी लोगों की न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताएं भिन्न होती है। अपने जीवन निर्वाह के लिए गांव की बजाय शहर के लोग अधिक खर्च करते हैं। ग्रामीण व शहरी निर्धनता की अवधारणा को हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं शहरी निर्धनता को। शहर की निर्धनता को जानने के लिए रामशरण के परिवार का उदाहरण लेते हैं। सामने आप चित्र में देख रहे हैं, ये रामशरण के परिवार का चित्र है। परिवार में इनकी पत्नी और इनके बच्चे। आप चित्र में देख रहे हैं कि परिवार का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है ताकि परिवार की मासिक आय में वृद्धि की जाए। रामशरण स्वयं भी झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है, जो 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे शामिल हैं। उसे गांव में अपने बूढ़े माता पिता के पास भी पैसे भेजने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बूढ़े माता पिता उसके पास ना रहकर गांव में रहते हैं। और रामशरण शहर की भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह मकान ईंट और मिट्टी से बनी हुई एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाता। उसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े परिवार में तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने के योग्य नहीं रहते। जूते पहनना उनके लिए विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती।
ग्रामीण निर्धनता। शहरी निर्धनता में हमने रामशरण के परिवार की दिनचर्या को जाना। इसी तरह से ग्रामीण निर्धनता के अंतर्गत हम लखा सिंह के परिवार का एक उदाहरण लेते हैं। सामने चित्र में आप देख रहे हैं, यह चित्र लखा सिंह के परिवार का चित्र है। इसमें उसके परिवार के सभी सदस्य, जिस प्रकार रामशरण के परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी काम में लगे हुए थे, ठीक इसी तरह से इस चित्र में आप देख रहे हैं कि लखा सिंह के परिवार का भी प्रत्येक सदस्य किसी न किसी काम में लगा हुआ है। चित्र को देखने से लग रहा है कि इस परिवार का कोई भी बच्चा शायद स्कूल नहीं जाता। आइए देखते हैं कि लखा सिंह के परिवार की दिनचर्या क्या है और कैसी है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहता है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। उसका काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिल पाते हैं, लेकिन खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सब्जी भी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिताजी, जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व ही उनका देहांत हो गया और अब उनकी माताजी, वो भी उसी बीमारी से ग्रस्त है जिस बीमारी से उनके पिताजी थे, अर्थात तपेदिक की बीमारी से वो ग्रस्त है। और धीरे धीरे उनका जीवन भी अब क्षीण हो रहा है, क्योंकि परिवार के पास उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए पैसे नहीं हैं। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन लखा सिंह कभी भी उस विद्यालय में नहीं गए, क्योंकि 10 वर्ष की उम्र से ही उन्हें काम करना पड़ गया था। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही उनके लिए संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी विलासिता है। आपने देखा कि जहाँ हमने रामशरण के परिवार का उदाहरण लिया, वहाँ जूते पहनना उनके लिए विलासिता था, और यहाँ लखा सिंह के परिवार में साबुन और तेल विलासिता है। क्योंकि गांव और शहर की जो निर्धनता है वो भिन्न है, कारण कि उनकी अनिवार्य और विलासिता की जो वस्तुएं हैं वो भिन्न होती है। दोनों उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों आदि स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। अतः स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। जो निर्धनता में जी रहे हैं वो उनके लिए मजबूरी है, एक प्रकार की व्यवस्था है। भारत के करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। निर्धनता रेखा। अब हम देखते हैं कि निर्धनता रेखा क्या है। निर्धनता रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। इस रेखा से नीचे लोगों को निर्धन माना जाता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न होती है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन भारत में कार रखना विलासिता माना जाता है। सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता। अब हम बात करेंगे कि सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता क्या है। सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है, वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों
या देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार उन देशों को सापेक्ष रूप से निर्धन माना जाएगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय $330 के लगभग है। इसलिए भारत का निर्धन देशों में भी नीचा स्थान है। अमेरिका की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय $34,870, जापान की $35,993 तथा स्विट्जरलैंड की $36,970 है। अतएव भारत निसंदेह संसार के सबसे अधिक निर्धन देशों में से एक है। विश्व बैंक द्वारा 2001 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, सामने टेबल में आप देख रहे हैं, टेबल में उन देशों के नाम हैं जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति $1 से कम कमा पाते हैं। कौन कौन से देश हैं? नाइजीरिया, जिसमें 70.8% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $1 से कम कमा पाते हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश में 36.0% लोग, भारत में 35.3%, पाकिस्तान में 17.0%, चीन में 16.6%, ब्राज़ील में 8.2%, इंडोनेशिया में 7.5% और श्रीलंका में 5.6% ऐसे लोगों की संख्या है जो प्रतिदिन $1 से कम ही कमा पाते हैं। निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता के बाद अब हम बात कर रहे हैं निरपेक्ष निर्धनता के। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया गया है। निर्धनता रेखा, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। भारत में 1999-2000 की कीमतों के आधार पर 328 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में तथा 454 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति मास उपयोग को निर्धनता रेखा माना गया है। वर्तमान में यह आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र के लिए 368 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 559 रुपये है। जिन लोगों का प्रति माह उपयोग व्यय इससे कम है उन्हें निर्धन माना जाता है। उन व्यक्तियों को निरपेक्ष रूप से निर्धन माना जाता है जिनका मासिक उपभोग व्यय इस रेखा से नीचे है। भारत में जनसंख्या का लगभग 25% भाग निरपेक्ष रूप से निर्धन है। निर्धनता के कारण। अब हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण भारत में दिन प्रतिदिन निर्धनता बढ़ती जा रही है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भारत की निर्धनता का मुख्य कारण है। भारत की जनसंख्या जहां 1951 में 36 करोड़ थी, 1981 में बढ़कर लगभग 68 करोड़ हो गई। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ तथा आज लगभग 116 करोड़ हो गई है, जो देश के विकास में बाधक है, क्योंकि देश की संपत्ति का मुख्य भाग बढ़ती हुई जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही चला जाता है और विकास कार्यों के लिए थोड़ा ही धन बच पाता है। सामने आपको टेबल दिखाई जा रही है जिसमें भारत में निर्धनों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है ये आपको दर्शाया जा रहा है। 1960-61 में भारत में 17 करोड़ लोग ऐसे थे जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो कुल जनसंख्या का 34% था। 1964-65 में निर्धनों की संख्या 17 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 46% है। 1970-71 में यह संख्या 22 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 45% है। 1973-74 की हम बात करें तो यह संख्या और भी अधिक बढ़कर यानी कि 25 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ तक पहुंच गई, जो कुल जनसंख्या का 46% है। 1979-80 में 32 करोड़ से बढ़कर निर्धन व्यक्तियों की संख्या 33 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 48% है। और 1986-87 में यह संख्या थोड़ी सी कम हुई, यानी कि 27 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 34% है। लेकिन 87-88 में यह संख्या फिर से बढ़कर 27 करोड़ से 31 करोड़ तक पहुंच गई,
जो कुल जनसंख्या का 39.3% है। 1993-94 में भारत में 32 करोड़ लोग ऐसे थे जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो कुल जनसंख्या का 36% है। 1996-97 में निर्धन व्यक्तियों की संख्या कुछ कम हुई, यानी कि 32 करोड़ से कम होकर 27 करोड़ तक रह गई, जो कुल जनसंख्या का 29.18% था। 1999-2000 में यह संख्या 27 करोड़ से कम होकर 26 करोड़ यानी कि 26%, जो कुल जनसंख्या का 26% आप सामने तालिका में देख रहे हैं, वो भारत में निर्धन व्यक्तियों की और उनके कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपको बताया गया। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कारण आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। आप कहीं भी अस्पताल, विद्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं भी आप जाकर देखेंगे तो आपको अपने डेली लाइफ में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आती होगी। यह भीड़ जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने का ही कारण है। निर्धनता का दूसरा कारण है अपर्याप्त रोजगार के अवसर। भारत में बेरोजगारी की समस्या आज की एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। उत्पादक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण निर्धनता का होना स्वाभाविक है। विकास की निम्न दर। भारत में गरीबी का एक मुख्य कारण विकास की निम्न दर भी रहा है। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर 3.5% रही है। छठी योजना में विकास की दर 5.2% रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए विकास की यह दर बहुत ही कम है। निर्धनता का अगला कारण बढ़ती हुई कीमतें। भारत में कीमतों में वृद्धि हमेशा ही निर्धन वर्ग के विपक्ष में तथा धनी वर्ग के पक्ष में कार्य करती है, अर्थात यह निर्धन को और निर्धन तथा धनी को और धनी बनाती है। कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण सरकार द्वारा घाटे की पूर्ति करना होता है। कृषि की अवहेलना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग जनसंख्या का 70% भाग कृषि पर निर्भर करता है, परंतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि विकास की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देश के विकास को दृष्टिगत करते हुए दिया जाना चाहिए था। कृषि की बजाय उद्योगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, जिसके फलस्वरूप उत्पादन कम हुआ और देशों में निर्धनता ज़्यादा बढ़ी। आय तथा धन का असमान वितरण। भारत में आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास रहा है। इसका अर्थ यह है कि देश के विकास के साथ साथ यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि विकास का लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 20% अमीर लोग कुल राष्ट्रीय आय का 53% भाग ले जाते हैं, जबकि नीचे वाले 50% लोगों को कुल राष्ट्रीय आय का केवल 19% भाग ही मिल पाता है। योजना काल में यह असमानता कम होने की बजाय बढ़ी है, जो निर्धनता का मूल कारण है। पूंजी की कमी। देश का विकास मुख्य रूप से पूंजी की उपलब्धि पर निर्भर करता है। पूंजी की कमी आर्थिक विकास में मुख्य बाधा है। अन्य गरीब देशों की भांति भारत में भी पूंजी की कमी है, जिस कारण देश में विकास की दर कम रही है तथा बेरोजगारी अधिक बढ़ी है। पूंजी की कमी कीमतों में वृद्धि का कारण भी रही है और इससे निर्धनता अधिक बढ़ी है। प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण प्रयोग। प्रकृति भारत पर पूरी तरह से मेहरबान है, अर्थात भारत में प्राकृतिक साधनों की कोई कमी नहीं है, परंतु पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण हम इन उपलब्ध साधनों का पूरा प्रयोग करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके कारण विकास की दर भी निम्न रही है। श्री के.टी. शाह का कथन है कि भारत एक धनी देश है, किंतु भारतवासी निर्धन हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों की असफलता। निर्धनता के फैलाने में या निर्धनता उत्पन्न होने में निर्धनता को दूर बनाए जाने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, उनकी असफलता भी अहम भूमिका निभाती है। सरकार द्वारा समय समय पर गरीबी दूर करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, समेकित यानी कि समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम।
परंतु ये सभी कार्यक्रम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक सफल नहीं हुए हैं। इन कार्यक्रमों का लाभ गरीबों को बहुत ही कम हुआ है। सामाजिक ढांचे का रूढ़िवादी होना। भारतीय किसान स्वभाव से ही रूढ़िवादी है। वह उन सभी परंपराओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो विकास के कार्य में बाधक है। उनका कहना है कि जो भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। उनका रूढ़िवादी होना भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। यातायात तथा संचार के विकसित साधनों की कमी। भारत जैसे विशाल देश में यातायात तथा संचार के साधनों का इसके आकार के अनुरूप विकास नहीं हुआ है। गांव में तो इन साधनों की बहुत कमी है। सड़कों, रेलों तथा संचार के साधनों के कम विकास के कारण मंडी तक किसानों के लिए सामान लाना और ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः साधनों के अभाव में कम कीमत पर ही फसल बेचनी पड़ती है, जो उत्पादन लागत की ही पूर्ति मुश्किल से कर पाती है। ये जो अभी हमने आपके सामने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे थे निर्धनता के कारण। अब निर्धनता को दूर करने के लिए सुझाव। गरीबी को दूर करना स्वतंत्र भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जब तक देशवासियों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होगी, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वहीन है। गरीबी की समस्या भारत की एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। महान अर्थशास्त्री भावनोस दत्त के विचारानुसार भी भारत का एक सूत्रीय कार्यक्रम निर्धनता को समाप्त करने का होना चाहिए। इंडिया रिक्वायर्स ए 1 point program, ए प्रोग्राम ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी। जनसंख्या की वृद्धि पर रोक। निर्धनता को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या की जो वृद्धि दिन प्रतिदिन जो ये बढ़ती जा रही है, इस पर रोक लगानी होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी का मुख्य कारण है, लेकिन परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों की सहायता से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। यदि निर्धनता को समाप्त करना है तो अधिकाधिक भारतवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक भारतवासियों को कम से कम इतना तो उसको कार्य दिया जाए कि वो अपना मासिक खर्चा उसमें से निकाल सके। उत्पादन में वृद्धि। गरीबी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पादन के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाए। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, खाद तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। सिंचाई की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ साथ ग्रामीण सामाजिक ढांचे में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाए। कीमत वृद्धि पर नियंत्रण। भारत में गरीबी का एक कारण बढ़ती हुई कीमतें हैं। कीमत वृद्धि निश्चित तौर पर गरीब वर्ग को और गरीब बनाती है, क्योंकि भारत में निर्धन व्यक्ति कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही मर जाता है। अर्थात कर्ज का उसके सिर पर आजीवन भार बना रहता है। सरकार अपनी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करके कीमत वृद्धि को नियंत्रित कर सकती है। लघु तथा कुटीर उद्योगों पर अधिक बल। भारत में योजना काल में लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास पर्याप्त नहीं हुआ है। इनका विकसित होना निश्चित तौर पर गरीब वर्ग को ज़्यादा लाभान्वित करना है। इसलिए लघु तथा कुटीर उद्योगों पर भी अधिक बल देने की आवश्यकता है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना। निर्धनता को दूर करने के लिए पूंजी निर्माण की ऊंची दर तीव्र आर्थिक विकास की पहली शर्त है। पूंजी निर्माण की दर मुख्य रूप से बचतों के स्तर पर निर्भर करती है, अर्थात पूंजी निर्माण की दर तथा बचत में सीधा संबंध है। आय तथा धन का समान वितरण। आय तथा धन के वितरण में असमानताओं का मुख्य कारण यह है कि आय के अवसर सभी को समान उपलब्ध नहीं है। अतः सभी को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनकी दशा में सुधार हो सके। कर प्रणाली का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि यह आय तथा धन को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोक सके। विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करना। गरीबी की समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि गरीबी उन्मूलन हेतु चलाए गए कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से संचालित किया जाए, अर्थात
जो कार्यक्रम गरीबों के लिए चलाए गए हैं उनका लाभ उनको अधिकाधिक हो सके। अनुकूल वातावरण। गरीबी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि देश में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए जिसमें व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो, वह भाग्यवादिता से ऊपर उठकर श्रमशीलता के महत्व को समझे। इसके लिए हर व्यक्ति का शिक्षित होना भी अनिवार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आइए एक बार उनको पुनः स्मरण करें। हमने शहरी व ग्रामीण स्तरीय निर्धनता, सापेक्ष व निरपेक्ष निर्धनता, निर्धनता रेखा की धारणा, निर्धनता के कारण व निवारण, इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। आशा है कि आप इस चर्चा से पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे। लेकिन जाने से पहले होमवर्क के रूप में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, नोट कीजिए। निर्धनता से क्या अभिप्राय है? दूसरा क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा क्या है? नेक्स्ट, सापेक्ष व निरपेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ है, निर्धनता के कारण और निवारण, अर्थात किन किन कारणों से निर्धनता उत्पन्न होती है और उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको नोट करवाए, ये आपने घर से करके लाने होंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।